अब बात करते हैं कि जिन इलाकों में कल चुनाव है वहां पर स्थिति है क्या। अब तक के सियासी समीकरण वहां क्या इशारा कर रहे हैं। कल पहले दौर में जैसा कि हमने आपको बताया 102 सीटों पर मतदान होना है। तो जिन 102 सीटों पर मतदान है वहां 5 साल पहले 2019 में क्या चुनाव परिणाम रहे थे, ये भी आप सबके लिए जानना दिलचस्प रहेगा। 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों में से 47 सीटें एनडीए को मिली थी, जबकि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक को 49 सीटें मिली। एनडीए को मिली 47 सीटों में से 40 सीटें बीजेपी के खाते की थी, जबकि इंडिया गठबंधन को मिली 49 सीटों में से 15 सीटें ही कांग्रेस को मिली थी। अब एक नजर 2019 के स्ट्राइक रेट पर डाल लेते हैं। पहले चरण की 102 सीटों में बीजेपी 82 सीटों पर लड़ी और 40 पर जीत उसने हासिल की, यानी उसका स्ट्राइक रेट 49% के आसपास रहा। लेकिन अगर 2019 के पूरे लोकसभा चुनाव को देखें तो पहले दौर में 2019 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट कम रहा। बाद के चरणों में बीजेपी ने इसकी भरपाई की और जिन कुल 436 सीटों पर बीजेपी ने 2019 का चुनाव लड़ा, उनमें से 303 सीटों पर उसने जीत हासिल की, यानी उसका स्ट्राइक रेट 2019 में 69% हो गया। देखना है इस बार पहले दौर में बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट कितना सुधार पाती है बनिस्बत पिछले 5 साल। उधर कांग्रेस पहले चरण की 102 सीटों में से 78 पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से महज 15 सीटों पर ही उसे जीत हासिल हुई। उसका स्ट्राइक रेट रहा महज 19%। अगर कुल चुनाव को देखें तो 2019 में कांग्रेस 421 सीटों पर चुनाव लड़ी और महज 52 पर ही उसे जीत हासिल हुई थी। उसका कुल स्ट्राइक रेट 12% ही रहा। पहले दौर की सीटों में स्थानीय दलों, खासतौर पर तमिलनाडु में डीएमके का प्रदर्शन 2019 में सबसे बेहतर रहा था। उसने 39 में से 24 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने 8 सीटों पर तमिलनाडु में जीत हासिल की थी। कल तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर एक साथ मतदान होगा। इस बार बीजेपी ने भी वहां पर पूरी ताकत लगा दी है। ये देखना है कि बीजेपी क्या तमिलनाडु की सियासत में अपनी जगह बना पाती है या फिर नहीं बना पाती है। इस बार तमिलनाडु में क्या स्थिति है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई। दक्षिण में कुल 40 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें से 39 सीटें तमिलनाडु की हैं और एक सीट केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की है। 2019 में हुए आम चुनावों में पुदुचेरी की सीट कांग्रेस ने जीती थी, जबकि तमिलनाडु की 39 में से 38 सीटें डीएमके और उसके सहयोगी दलों ने जीता था। एक सीट एआईएडीएमके को मिली थी। डीएमके के सहयोगी दलों में कांग्रेस शामिल है। इस बार एआईएडीएमके और बीजेपी का वहां गठबंधन नहीं है। एआईएडीएमके कमजोर है क्योंकि जयललिता के बाद उसमें फूट पड़ गई। इस बार जो वहां चुनाव हो रहे हैं तमिलनाडु में, उसमें बीजेपी ने धमाकेदार वापसी की है और 23 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है और बीजेपी को काफी उम्मीद है कि इस बार कुछ सीटों पर उसको जरूर कामयाबी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण में सबसे ज्यादा समय भी तमिलनाडु में बिताया और उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई की पीठ थपथपाई। अन्नामलाई कर्नाटका काडर के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में उनको तमिलनाडु का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तमिलनाडु में एक ही फेज में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बार त्रिकोणीय श्रृंखला संघर्ष वहां होने जा रहा है, जैसा कि बिल्कुल साफ है। और बीजेपी पूरे दम खम के साथ वहां चुनाव लड़ रही है और बीजेपी को उम्मीद भी है। तो अब देखना है कि वहाँ के जो लोग हैं वो उत्तर भारतीय पार्टी, उत्तर भारतीय भाषा का विरोध कई दशकों से करते आए हैं। इस बार उनका किस तरह का रिस्पांस होता है, क्योंकि जो युवा वोटर्स हैं उनसे भी बीजेपी को काफ़ी उम्मीद है कि उनकी सोच बदली है, ऐसा बीजेपी को लगता है। कांग्रेस भले ही कुछ पॉकेट्स में अच्छा करती रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जिस तरह से बीजेपी इस बार वहाँ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस ने कभी दमखम नहीं दिखाया। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कल जिन इलाकों में मतदान होना है वहां तैयारियां कैसी हैं, इसके लिए चलते हैं अलग अलग इलाकों में अपने संवाददाताओं के पास। कल ही उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर एक साथ मतदान होगा। उत्तराखंड में क्या तैयारियां हैं और क्या है वहां के सियासी हालात, बता रहे हैं देहरादून से मेरे सहयोगी किशोर रावत। उत्तराखंड में लोकसभा 2024 के लिए पहले
चरण की वोटिंग होनी है, उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। ये सामने तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं ये अपने ईवीएम मशीन, वीवीपैट और चीज़ें चेक कर रही है। पोलिंग जो इनको लिस्ट दे रखी है यानी मतदाता लिस्ट दे रखी है उसको चेक कर रही है। सभी अलग अलग जगहें जाएंगे। देहरादून के जो 10 विधानसभाएं उनमें इनकी ड्यूटी लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो मशीन है जहाँ पर जो भी ईवीएम में वोट करेगा उसमें ये यहाँ पे स्टोर होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें ये अभी चेकिंग हो रही है। ये वीवीपैट है शायद, इसे वीवीपैट कहते हैं। एक वीवीपैट का फ़ायदा क्या होगा? एक चीज़ अच्छा जानना चाह रहा हूँ, वीवीपैट का फ़ायदा क्या होगा? ये जो ये पोल होगा इसमें पर्ची निकलेगी? जी सर, इसमें जब वोटर वोट करेगा, वोट कास्ट करेगा तो उसके बाद जो है 5 सेकंड के अंतर्गत जो है वो पर्ची कटेगी, उसकी अपनी वोट दिखेगी, सही वोट पड़ी है। अच्छा, जिसको पर्ची दिख जाएगी, जिस बैलेट पेपर पे जिसको बैलेट यूनिट में जिसको दबाएगा उसके बाद वहाँ से एक पर्ची कटेगी। और ये ईवीएम मशीन है जिसपे सभी बैलेट पेपर, सॉरी ये बैलेट पेपर ये इसी तरीके से सभी को इसी तरीके से होगा और जिसका जो कैंडिडेट होगा वो उस पर वोट कास्ट करेगा। ये फिर एक तरह से एक प्रारूप है। इसी तरह से जो लोग आएंगे अपना इसमें वोट करेंगे और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, चाहे वो सुरक्षा की बात हो या फिर पोलिंग पार्टी की। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर जो क्षेत्र है वो भौगोलिक क्षेत्र है, उसके लिए पोलिंग पार्टी 2 दिन पहले रवाना कर दी गई है और आज भी रवाना हो रही है। लगभग आज सभी पार्टियां जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पहुँच जाएगी और कल सुबह जब मतदान शुरू होगा उससे पहले सभी की तैयारियाँ इन्होंने कर ली गई है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। कल ही उत्तर प्रदेश की 80 में से 8 सीटों पर मतदान होना है। वैसे तो यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा। कल पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ये हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत और मुरादाबाद। रामपुर के चुनावी हालात की समीक्षा कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। मतदाता खामोश हैं। रामपुर की अगर हम बात करें तो ये पहली बार है जब आज़म खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना उनके परिवार का कोई चुनाव लड़ रहा है और ना ही रामपुर के जो पूर्व नवाब हैं उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है। इस बार जो है वो मुहिबुल्लाह नदवी जो एक इमाम हैं उनको समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं घनश्याम लोधी वो चुनावी मैदान में हैं और इसके अलावा बीएसपी ने जीशान खान को उतारा है इस चुनाव में। त्रिकोणीय मुकाबला है। इसी तरीके से रामपुर के अगर बगल की सीट की मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में जो निवर्तमान सांसद हैं समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, उनका टिकट काट कर उनकी जगह रुचि वीरा को टिकट दिया है। बीजेपी की ओर से सर्वेश सिंह चुनावी मैदान में हैं और बीएसपी ने इरफान सैफी को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है। पीलीभीत की अगर हम बात करें तो वरुण गांधी का जो टिकट कटना था वो काफ़ी चर्चा में रहा है। वरुण गांधी का टिकट काटकर बीजेपी ने जितिन प्रसाद को जो है वहां से उतारा है और इसके बाद में हंसराज गंगवार जो हैं वो समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है। त्रिकोणीय मुकाबला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक जो हमने देखा है कि स्थानीय स्तर पर कोई उस तरीके का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां 2047 के विकसित भारत और कानून व्यवस्था अच्छे होने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, वहीं जो है वो समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो पेपर लीक है उनके लिए वो एक बड़ा मुद्दा है। खास बात है पश्चिमी यूपी की जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें पिछली बार 5 सीटें सपा बसपा के कॉम्बिनेशन ने जीती थी। बीजेपी सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी। इस बार सपा बसपा अलग अलग है। सपा कांग्रेस के साथ है और बसपा तीसरी ताकत के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। बिहार में भी सभी 7 फेज में वोट डाले जाएंगे। कल ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर चुनाव होने ये हैं जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद, जिनमें गया और औरंगाबाद नक्सल प्रभावित इलाके रहे। औरंगाबाद में मौजूद हमारे सहयोगी मनीष कुमार, जिन्होंने वहां की चुनाव की तैयारियों और सियासी हवा का जायजा लिया, आइए उनकी रिपोर्ट देखते हैं। देखिए, बिहार में हर 7 चरण में मतदान होने हैं। पहले चरण के मतदान में कल जिन 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चारों सीट पर हैं और उनका मुकाबला 2 सीटों पर नवादा और औरंगाबाद में बीजेपी के उम्मीदवारों से है और गया की सीट पर हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी और जमुई की सीट पर जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं चिराग पासवान, उनके बहनोई अरुण भारती का मुकाबला
अर्चना रविदास जो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं उनसे है। इस बार के जो चुनाव हैं वो चाहे पहले चरण का मतदान हो या आने वाले जो भी चरण होंगे, उनमें जो मुख्य मुद्दा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बनाम राष्ट्रीय जनता दल का 1 करोड़ नौकरियों देने का वादा और उसके अलावा अग्निवीर जैसे योजनाओं को खत्म कर सामान्य नियुक्तियां करना। निश्चित रूप से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, पिछली बार इन चारों सीटों पर उनकी जीत हुई थी और इस बार भी उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और चेहरे पर ही उम्मीदवारों से अधिक वोट देने का आधार होगा। लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल को भी उम्मीद है कि चूंकि 2 बार से ये सारी सीटें एनडीए के उम्मीदवार ही जीत रहे हैं, इसलिए इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी है और राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार लोकसभा चुनाव में रोजगार को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये कितना कामयाब होगा वो तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। कल पहले दौर में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से आधी यानी 12 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ये हैं चुरू, नागौर, गंगानगर, झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली और दौसा। इन सीटों पर चुनाव तैयारियां कैसी हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होगा और एक जो पहला चरण है इसमें 12 सीट है। इस वाले पहले चरण में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा है राजस्थान की जो वोटिंग पॉपुलेशन है और करीब 2.5 करोड़ पहले चरण में मतदान करेंगे। इसमें जो बड़ी हॉट सीट्स हैं वो है बीकानेर, नागौर, चूरू और दौसा। एक तरह से इन पर काफ़ी ध्यान केंद्रित है। अब क्यों बन गई है ये हॉट सीट? क्योंकि देखिए नागौर में जो ज्योति मिर्धा है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं। उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा है लेकिन वो एमएलए हार गई, लेकिन दोबारा उन पर दाव खेल रही है बीजेपी और उनके सामने है हनुमान बेनीवाल। पिछली बार हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के साथ अलायंस किया था, इस बार वो इंडिया अलायंस में है। दूसरी ओर जो चूरू की सीट है वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है क्योंकि जो राहुल कस्वा है वो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं और उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। वो पैरा ओलंपियन के सामने है देवेंद्र झाझड़िया जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको अर्चना अवार्ड भी मिला है, उनके सामने है। और वहाँ पर भी जो कांग्रेस का जो बीजेपी का ओल्ड गार्ड है वो कितना कस्बा के साथ जाएगा ये देखना आगे है। अर्जुन राम मेघवाल अपने आप में बहुत ही भारी भरकम उम्मीदवार हैं, केंद्र मंत्री भी हैं। अलवर की सीट भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ पर भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव पहली बार लोकसभा की राजनीति ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी में आए हैं, ज़्यादातर वो संगठन में रहे हैं। और साथ ही जो दौसा की सीट है वहाँ पर भी अच्छा एक फाइट है। सीकर की जो सीट है वो भी इम्पोर्टेंट है, सुमेधानंद जी है वहाँ से और बता रहे हैं कि अगर दोबारा जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको केंद्र में कोई अच्छा पद मिल सकता है। बीजेपी पिछले 2 चुनावों से लोकसभा में जीतती आई है, 25 की 25 सीटें जीतती आई है। पिछली बार 24 जीती थी, लेकिन एक जो आरएलपी के साथ उनका गठबंधन था तो उसे हम आरएलपी की ही सीट मानेंगे। तो 25 की 25 सीटें जीतती आई है। अब जो भजन लाल की सरकार है उनके नेतृत्व के सामने भी ये चुनौती है कि वो दोबारा एक हैट्रिक करवाएं। यूपी और बिहार के अलावा बंगाल भी ऐसा राज्य है जहां पर सभी 7 चरण में मतदान होना है। कल पहले दौर में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर मतदान होना है। यह है कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार। बंगाल की स्थिति को बता रहे हैं मेरे सहयोगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में वोट होने वाले हैं। हम इस वक्त कूच बिहार में हैं जहां पे यहां के सांसद निशित प्रामाणिक जो बीजेपी से है वो इस बार फिर से चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ से तृणमूल कांग्रेस ने जगदीश पासुनिया को उम्मीदवार बनाया है और यहाँ पे जो उनके जो लड़ाई है ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प बने हुए है क्योंकि दोनों तरफ बल है, राजनीतिक बल है। तृणमूल इस इलाका में और इस क्षेत्र में, उत्तर बंग क्षेत्र में ज़मीन वापस पाने की कोशिश किया है। दूसरी तरफ अगर हम अलीपुरद्वार सीट की बात करें तो वहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट थे या सांसद थे उनसे लोग ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन इसलिए बीजेपी ने उम्मीदवार को बदल दिया है।
इस बार बीजेपी ने मनोज टिग्गा को अलीपुरद्वार से टिकट दिया है, जो बीजेपी के एक ज़मीन के नेता है, और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तृणमूल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और राज्यसभा की सांसद प्रकाश चिकबराइक। तीसरा सीट जो इस शरण में चुनाव होने वाले हैं जहां पे, वो है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में अब एक लड़ाई होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जलपाईगुड़ी में भी एक लड़ाई है, और जलपाईगुड़ी सीट भी पिछली बार बीजेपी ने जीता था 2019 में। ये तीनों की 3 सीट बीजेपी के पास गए थे। क्या इस बार तृणमूल नतीजे में कुछ अंतर ला पाएंगे, क्या कुछ चेंज होगा? ये तो कल ही पता चलेगा जब लोग वोट डालेंगे। सौरभ गुप्ता।